तो इसका क्या होता है कि इस पे जो बुद्धिस्ट मंत्र है ओम मानी पद्मे हम, इसमें कहा जाता है कि वो 1.5 लाख 1.25 लाख मंत्र लिख करके इसके अंदर डाले हुए हैं। तो एक बार जब हम ये घुमाते हैं तो भाई 1.25 लाख मंत्र का जाप हो गया। नमस्कार, तो मैं अभी हूँ काशी में, काशी यानी वाराणसी। यहाँ आ तो मैं परसों गया था, लेकिन परसों हुआ क्या कि आते ही मेरा पर्स गायब हो गया, ऑटो में गिर गया। तो थोड़ा टाइम उसे ढूंढने में लगा। उसके बाद अगला दिन मोस्टली उसमें जो चीज़ें थी, चाहे वो आधार कार्ड हो या कुछ आईडी कार्ड्स हों, कैश का इंतज़ाम करना था, कैश नहीं था बिल्कुल भी। बाकी अभी निकलना है सारनाथ के लिए। सारनाथ यहाँ पर एक बुद्धिस्ट साइट है, मतलब बौद्ध गौतम बुद्ध के समय की एक जगह है। कहा जाता है कि जब उन्होंने बोधि प्राप्त की, जब वो बुद्ध हुए, तो उसके बाद जो पहला डिस्कोर्स था या उनका पहला प्रवचन था वो उन्होंने सारनाथ में दिया। तो आज एक्सप्लोर करते हैं सारनाथ को। अभी निकल चुके हैं हम कहाँ के लिए, सारनाथ के लिए, और यहाँ से सारनाथ निकलेंगे। बाकी काशी में बहुत भीड़ है यार। मेरे साथ हैं मेहुल भाई। मेहुल भाई बड़े छुपे रुस्तम हैं, बहुत सारी कलाएं जानते हैं, म्यूज़िक के बड़े शौकीन हैं। म्यूज़िक माने संगीत जो अपना होता है, भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, और कई वाद्य यंत्र हैं जो इन्हें बजाने आते हैं। मतलब तबला हो गया, मृदंग है, और बांसुरी है, और वायलिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज शाम को हम कुछ एक म्यूजिशियन जो हैं, पुराने संगीतकार हैं, उनके घर भी जाएंगे, कुछ ये बता रहे थे। तो इनके साथ ज़्यादा मज़ा आएगा आज घूमने में बनारस। बाकी अभी पांडेपुर चलते हैं, पांडेपुर से फिर शायद ऑटो चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद पहुँचेंगे सारनाथ। सारनाथ में है देखने का मज़ा। चलिए, तो हम अभी आ चुके हैं सारनाथ में, अभी ऑटो से उतरे हैं। तो इधर है भगवान गौतम बुद्ध की एक मूर्ति। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अलग अलग देश से जो बुद्धिस्ट जो देश हैं, जहाँ पे बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, वहाँ से अलग अलग देश के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे मंदिर, मूर्तियाँ आदि बनवाई हैं। तो ये जो एक मूर्ति है 86 फीट की भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। ये थाईलैंड के जो राजा थे, उनकी बहन, उन्होंने ये बनवाई है, और इसको समय लगा लगभग 11 वर्ष बनाने में। और 843 कुछ पत्थर के जो ब्लॉक्स होते हैं उनसे ये बनी है। मतलब वही जो पत्थर का ही स्ट्रक्चर हमेशा लंबे समय तक टिकता है, वैसे जो मसाला वसाला वो सब तो थोड़े ही समय में गिरने लगेगा। ये जो मेरे पीछे मूर्ति आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध की, यही मूर्ति है जो थाईलैंड की रानी कह सकते हैं, हालांकि उनके राजा की बहन थी वो। 2005 में इसका काम शुरू हुआ और 11 तक लगभग चलता रहा मूर्ति को रखने का। उससे पहले फाउंडेशन का काम शुरू हो गया था। तो ओवरऑल इसको यहाँ बनने में 11 साल का समय लगा। अच्छा, जितने भी हमारे यहाँ पर जो भगवान गौतम बुद्ध के समय की जगहें हैं, पुरानी जगह हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी देश हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, म्यांमार हो गया, तिब्बत हो गया, इन सब देशों से लोग आते भी हैं। उन्होंने अपने एक तरह से, जैसे हम आश्रम खोल के रखते हैं, तो उनके ऐसे ही आश्रम या जो मठ टाइप जो बोलते हैं, वो इनके यहाँ पे हर जगह पे ऐसे होते हैं। यहाँ भी हैं, बिहार में गया में भी इनका ऐसे ही है। 11वीं शताब्दी के आसपास जो गढ़वाल रानी थी, उन्होंने यहाँ पर जो कि ये सब स्तूप वतूप ये सब बनवाए, मतलब रिस्ट्रक्चर करवाए, क्योंकि थे तो बहुत पहले से, पर बीच में तो थोड़ा समय के अनुसार ढलते गए, मतलब ख़राब होते गए, तो उन्होंने मरम्मत करा के जो अच्छे से बनवाया इनको। तो ये बीच में जो एक चौड़ा सा गोल जगह दिख रही है, ये मेन स्तूप की जगह है। अब तो ये खंडर बचे हैं खाली, और खंडर होने का कारण है कि 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गोरी आया, तो वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ऊपरले हिस्से में नहीं रहा, वो नीचे तक जहाँ जा सकता था गया। और हमने इतिहासों में हमें बड़े अच्छे से पढ़ाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका हुआ करता था सेनापति, तो उसके साथ में ये इतिहास रहा है कि उसने 1000 से ज़्यादा मंदिर सिर्फ वाराणसी के इलाके में तोड़े। मंदिर और मूर्तियाँ, मंदिरों के अंदर जो मूर्तियाँ थी वो तोड़ी। और इनको कहा भी जाता है इतिहास में डीस्कल्पचराइजेशन या डी आइडियलिज्म, कि मुस्लिमों की जो एक प्रथा थी वो थी सिर्फ मूर्तियों को तोड़ना, डी आइडियलिज्म करना, कि जहाँ ये हैं तोड़ दो, क्योंकि बनाया उन्होंने कभी कुछ था नहीं।
और सेम वही है ना, उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के मोहम्मद गोरी के बाद तुर्क थे, वो तुर्कों ने जितना भी यहाँ टूटा है सब तुर्कों ने किया। जो कहीं गलती से कुछ रह गया या उसके बाद दोबारा लोगों ने बनाया, उनको आकर के मुग़लों ने वही कसर छोड़ी नहीं। आगरा का मैंने दिखाया वो सब, ग्वालियर का भी था यही। फिर जो हाँ, मुग़लों ने क्या किया कि उस समय तक जो भी स्ट्रक्चर बचे थे उन सबको तोड़ा, या जो बचे उनको अपने नाम करा लिया कि भैया ये इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद गोरे आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने क्या किया कि जो टूटा था वो टूटा रहने दो, जो बचा था उसको अपने वहाँ ले गए इंग्लैंड में अपने म्यूजियम में सजाने के लिए। तो आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम्स में 80% से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो भारत की हैं, इंडिया की हैं, यहीं के स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ नहीं। अभी क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड वाले भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि इधर स्टैंड निकाल लीजिए, मतलब सेल्फी स्टिक या ये सब अलाउड नहीं है, फ़ोन से आप बना सकते हो वीडियो। ठीक है, तो हमारा पॉइंट था कि ब्रिटिशर्स यहाँ से जो ले जाना था वो ले गए, और उसके बाद ऐसी जगहों पे जब आते हैं म्यूजियम में या ऐसी खंडरों में अपने इतिहास की जो चीज़ें बची हैं, तो एक चीज़ ज़रूर पता चलती है कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया अब तक वो सिर्फ 500 साल का था, वो सिर्फ मुग़लों तक था। मुग़ल के पहले क्या था वो समझ ही नहीं आता। आप किसी 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे को पूछिए, जिसने सिर्फ एकेडमिक शिक्षा हासिल की हो, घर में उसे नहीं बताया गया हो कि भाई हम क्या थे क्या नहीं थे कैसा था, तो मोटा मोटी उसको सिर्फ 500 साल तक का, मतलब पिछले 500 साल यानी सन 1500 तक या 1480 तक का इतिहास पता है। उससे पहले क्या था वो पता नहीं। तो कहीं ना कहीं एक कारण कह दें या एक साजिश कह दें ऐसा रहा है जिसके तहत ये हमें नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि अब मैं जो इन स्ट्रक्चर्स पे जा कर के रुकता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक गौरवान्वित मन होता है ये देख के कि इतना उज्जवल इतिहास हमारा रहा, ऐसी बिल्डिंगें बनाई, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए, मूर्ति कला इतनी संपन्न थी, पेंटिंग की जो कला है वो इतनी संपन्न थी, बिल्डिंग कला आप देखिए उस समय में 5-5, 6-6, 10-10 मंजिला तक की अलग अलग चीज़ें हैं, स्तूप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सिर्फ बौद्ध से ही नहीं, जैन से ही नहीं, सनातन में भी जब हम जाते तो उसके भी बहुत सारे अवशेष ऐसे ही मिलते हैं। पर कारण वही है कि इतिहास में नहीं पढ़ाया गया हमें। ये वो इतिहास है जो हमें खुद जानना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता भी हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि आप सब भी ऐसी जगह आएँ, ज़रूर आएँ, और जिनके भी बच्चे हैं जो अभी स्कूल में हैं तो उनको तो निश्चित रूप से कम साल में एक बार एक म्यूजियम पे या एक ऐसी जगह पे, जैसे कि जहाँ आज पुरानी इमारतें थी, कोई स्तूप थे, कोई मूर्तियाँ थी, कोई महल थे, कोई मंदिर थी, वहाँ ज़रूर लेके जाएं, जहाँ उन्हें पता चले कि हम हज़ारों सालों से इसी प्रकार के उज्जवल माने व्यवस्थाओं में जी रहे थे, उत्कृष्ट थे। गोरों ने हमें सब कुछ नहीं दिया, मुग़लों ने हमें सब कुछ नहीं दिया। हमारा इतिहास इन गोरों से, मुग़लों से, तुर्कों से, शुंगों से, कुषाणों से सबसे बहुत पुराना है, हज़ारों वर्ष पुराना है। मतलब उनकी चेतना में तब तक सभ्यता नहीं आई थी जब से हमारे यहाँ इतना अच्छा उत्कृष्ट रूप में जो कला मौजूद थी। और कला हमेशा वहीं पे होती है जहाँ पे लोगों के पेट भरे होते हैं। जहाँ लोग भूखे होंगे वहाँ कभी कला नहीं पनप सकती, वहाँ पहले रोटी चाहिए होती है लोगों को। तो चलिए चलते हैं अभी अगले स्तूप की ओर। कुछ जो अवशेष यहाँ पे ओरिजिनल हैं, मतलब 2000 साल से पुराने के अशोक स्तंभ के जो कुछ अवशेष हैं उनको भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये सामने आप जो खम्भे जैसा छोटे छोटे देख रहे हैं, ये 300 साल पूर्व ईसा से, माने आज से लगभग 2400 साल पूर्व अशोक के समय बने हुए अशोक स्तंभ के अवशेष हैं। इसे जब तोड़ा गया तो ये अलग अलग टुकड़ों में ऐसे गिरा। इसके ऊपर पीठ से पीठ सटाए हुए 4 शेरों की जो प्रतिमा होती है, जो हमारा आज राष्ट्रीय चिन्ह भी है, वो इसके ऊपर लगी थी। अच्छा, उसकी एक ख़ास बात है कि वो इससे, ये 45 फुट ऊंचा स्तंभ था, इससे गिरने के बाद भी वो प्रतिमा बची रह गई अपने लगभग पूर्ण स्वरूप में। तो वो म्यूजियम के अंदर है, तो वहाँ तो कैमरा नहीं ले जा सकते, तो उसके फ़ोटो शायद ऑनलाइन होंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे। और इसके जो स्तंभ है, इसके ऊपर वो ब्राह्मी लिपि में कुछ शिलालेख लिखे हुए हैं उस समय के। ये मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बिल्डिंग, ये है धमेक स्तूप। इसकी 128 फीट जो इसकी ऊंचाई है और 90 फीट से ज़्यादा ये चौड़ाई में है। इसका गोलाकार जो बोलेंगे उसको सर्कल है। ये उस समय क्या था, बौद्ध समय पे स्तूप बनाए जाते थे जगह जगह,
कि जहाँ पे भी आप देखेंगे मठ होगा वहाँ स्तूप ज़रूर मिलेगा। और इस पे अभी जो है आप सब लगे लकड़ी वकड़ी ये सब स्ट्रक्चर पे लगे देख रहे हो, ये क्या है कि रिस्टोरेशन का इसका काम चल रहा है। वो एएसआई वाले अपना कुछ ना कुछ हर जगह पे थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, तो वो ठीक है ताकि अब लंबे समय तक बने रहें। क्योंकि अब तक का जो इतिहास था वो ठीक है जैसा भी रहा, पर अब आगे का सुधरे और आगे आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन्स को इन चीज़ों का पता चले, उसके लिए संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सारनाथ स्तूप से निकल के अभी हम जा रहे हैं बौद्ध मंदिर, यहीं पर है सारनाथ में। उसके बाद डेस्टिनेशन होगी म्यूजियम, जिसमें कि सारनाथ से निकले हुए सारे अवशेष रखे गए हैं, और म्यूजियम के बाद वापस बनारस। ये जो सामने मंदिर है यही है मंदिर जो श्रीलंका के लोगों ने, या कहीं श्रीलंका के पास है अभी भी लीज पे, और इसी का निर्माण करवाया। तो बौद्ध धर्म के दो मतों में बटा, एक जो मूर्ति पूजा करने लगे, जो सनातनीकरण हो गया जिनका थोड़ा सा, और एक जो अपने उसी मत पे रहे, सिर्फ ध्यान पे मंत्र पे वहीं तक सीमित रहे, जो भगवान बुद्ध की असली शिक्षाएं थी वहाँ से डिगे नहीं। ये जो सामने मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये म्यांमार का जो गवर्नमेंट है या उस समय के राजा रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पर लगवाई बुद्ध स्वरूप में, कि उनको धम्मचक्र प्रवर्तन का जो समय था, वो जो भिक्षुओं को उसकी शिक्षा दे रहे थे, तो उसी समय के हिसाब से उसे रेप्लिकेट करके बनवाया गया। यहाँ पे क्या जगह अलग अलग देश के जो बुद्धिस्ट देश हैं उनको लीज पे दी गई है। इसके ठीक सामने है ये बौद्ध टेम्पल, ये श्रीलंका की जो सरकार है उनके पास लीज पे है, और श्रीलंका के ही एक भिक्षु थे, उन्होंने इसकी नींव रखी। ये जो सामने चक्र आप देख रहे हैं, ये हमने कई बार देखे हैं बुद्धिस्ट साइट में, स्तूपों में, उन सब में, मोनेस्ट्रीज़ में। तो इसका क्या होता है कि इस पर जो बुद्धिस्ट मंत्र है, ओम मानी पद्मे हम, इसमें कहा जाता है कि वो 1.5 लाख 1.25 लाख मंत्र लिख करके इसके अंदर डाले हुए हैं। तो एक बार जब हम ये घुमाते हैं तो भाई 1.25 लाख मंत्र का जाप हो गया। हालांकि एक टेक्निकल फॉल्ट लगता है धर्म के उस पॉइंट को मतलब अलग तरीके से देखने का। बौद्ध धर्म में जो ध्यान है वो इतना आसान नहीं है जैसा कि दिखाया या और जगह पे समझा जाता है। वो बड़ा मुश्किल है उसको करना, उसके पार पाना, उस पॉइंट पे जाना। तो इसी तरह से 1.25 लाख मंत्र का वो कुछ नियम रहा होगा, पर उन्होंने एक आसान रास्ता खोजा। जो बाद के श्रद्धालु थे या अपने आप को बौद्ध कहते थे कि भैया ये 1.25 लाख इसके अंदर डालो करके, और एक बार घुमाया मतलब 1.25 लाख, 2 बार घुमाया मतलब और डबल, फिर ट्रिपल, ऐसे चलेगा। तो ये ठीक है, लेकिन चलता है सब। और यहीं पे जो शिलालेख भी लगा हुआ है, मॉडर्न है, जो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है उसका। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का मतलब क्या है कि जब गौतम बुद्ध ने यहाँ पर सबसे पहला अपना जो प्रवचन दिया, या धर्म का चक्र है जो शुरू किया, शुरू माने कि यहाँ सबसे पहला वो दिया गया, प्रवचन दिया गया, और उसके बाद धर्म की जो शिक्षा थी वो यहाँ से शुरू हुई और फिर चलती गई। इसीलिए इस जगह पे जो सूत्र था उसको कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। अभी हम जा रहे हैं हैंडलूम, हाथ से बनती हैं जो बनारसी साड़ियाँ, उन्हें देखने। एक भाई मिले हैं, बोले कि हम आपको दिखाते हैं बनती हुई, और उसके बाद बनी हुई भी आप देख सकते हो। मोटिव इनका तो होता है कि लोग खरीद लें देख के, बाकी हम अभी देखते हैं। देखा आपने, ये रेड कलर जो लगा है इसको ताना बोलते हैं, और ये जो मैं डाल रहा हूँ इसको बाना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा, अच्छा, वो ताना बाना। का ताना बाना, तो यही। अंदर अभी म्यूजियम घूम के आए तो वहाँ पे जो मुख्य चीज़ है वो है अशोक स्तंभ, जो आज भी लगभग उसी स्वरूप में मौजूद है। बहुत थोड़े थोड़े उसमें जगह से टूटा है वो, और वो 45 फीट से घेरा गया था, तब भी वो बचा हुआ है। तो वो तो देखना बनता है, क्योंकि आज भी ये देश उसी स्तंभ के, उसी चक्र के नाम से चीज़ों से जाना जाता है। हमारे नेशनल एम्बेलम, हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह वही हैं, तो वो चीज़ें तो बनती हैं देखना। तो आज हम देख के आए, बड़ा अच्छा था देखने में। वही जो गौरवान्वित फील होता, प्राउड फील होता है कि हाँ हम बहुत आगे थे, और वो होना भी चाहिए। आप सबको देखना चाहिए, जाना चाहिए। अपने आसपास जो भी म्यूज़ियम है वहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो कोशिश करें कि इस बीच में जब तक हमारी यात्रा चलती है तो आप भी एक आध जगह म्यूज़ियम पे होकर के आएँ, और फिर आपको एक्चुअल में महसूस होगा कि चीज़ें कैसे चलती हैं। बाकी इसके बाद अभी जाएंगे हम वापस बनारस, कि बनारस से थोड़ा सा दूर है,
आता तो उसी विसिनिटी में है, एरिया में है। तो इसके बाद बनारस निकलेंगे और बनारस में 2-3 मंदिर हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि किस किस का हमें समय मिलता है मंदिर जाने का, तो वहाँ चलेंगे। चलिए मिलेंगे अभी बनारस में।